गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, आपकी हिंदी की सेकंड बुक, दूसरी पुस्तक, चैप्टर 8 विराम चिन्ह। चैप्टर 8 पढ़ेंगे। विराम चिन्ह मतलब होता है जो कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य लिखने के बाद जो चिन्ह लगाए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया या फुल स्टॉप हो गया, इस तरह से जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बारे में हम आगे सारा पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बातचीत करते या पाठ पढ़ते समय हमें अक्सर बीच में रुकना पड़ता है। इससे सुनने वाले को बातचीत का अर्थ समझाने में सुगमता हो जाती है। मतलब ये कि हम कोई भी बातचीत करते हैं या कुछ पढ़ते हैं तो उसके बीच में हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। इस कारण मतलब इससे जो सुनने वाला होता है, जो हमारे साथ होता है, उसे हम जो बातचीत हम कर रहे हैं वो समझने के लिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, थोड़ी सी सुगमता हो जाती है कि हमने जो कहा वो उसे समझ में आया कि नहीं आया। यदि बात हम लिखते समय भी करते हैं, मतलब ये बात अगर हम लिखने में भी करते हैं, ये चीज़ हम लिखने में भी करें तो लिखते समय हम कुछ नामक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसके बीच में हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं ताकि पढ़ने वाले हमारी बात को भली भांति समझ सके। मतलब जो पढ़ने वाला है वो इन बातों को ठीक से समझ सके, उसे समझ में आए कि ये बात यहाँ कंप्लीट हो चुकी है या ये बात यहाँ ख़त्म हो चुकी है या इससे आगे और बाकी है। इसके अभाव में वाक्य का अर्थ बदल जाता है, कहीं कहीं तो उल्टा ही हो जाता है। मतलब इस चीज़ में ऐसे जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उसके अर्थ में वाक्य का अर्थ बदल जाता है और कहीं कहीं इन वाक्यों का अर्थ उल्टा हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो, मतलब ये होता है ना कि रोको का मतलब क्या होता है कि जो इंसान है उसे रोको, पर जो कोमा लगा है उसके बाद हम जाने दो, रोको मत जाने दो। तो रोको के बाद जो कोमा लगा है उसके बाद है मत जाने दो। यहाँ तो रोको का मतलब है कि उसे रोक लो, और वहाँ है मत जाने दो तो कि उन्हें जाने मत दो। तो इसका मतलब यही होगा कि रोको मत जाने दो। अब सेकंड में जो है तो इसका ये होगा रोको मत जाने दो। तो हमने पहले में जो वो लगाया इसमें रोको पे लगाया है, दूसरे में मत के बाद लगाया है, मतलब ये उसे रोको मत जाने दो। तो नीचे है देखो, अतः लिखते समय हमें इन विराम चिन्हों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मतलब हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। इन चिन्हों का कुछ भी लिखते समय हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह का विवरण, मतलब विराम चिन्ह कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, वो उसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे, नीचे लिखेंगे। तो पहला है पूर्ण विराम। जो पूर्ण विराम होता है मतलब सेंटेंस खत्म होने के बाद लगाया जाता है, ये हिंदी में यूज़ होता है। पूर्ण विराम जब पूरा सेंटेंस खत्म हो जाता है तो उसके बाद एक लंबा सा छोटा डंडा खींचा जाता है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका प्रयोग वाक्य के समाप्त होने के बाद किया जाता है। जैसे आ गया है, वह आ गया है, मतलब इसका जो प्रयोग है वो वाक्य समाप्त होने के बाद किया जाता है। जैसे वो आ गया है, वह यहाँ आया था, तो ये वाक्य यहाँ ख़त्म हो चुका है तो इसका प्रयोग यहाँ किया जाता है। सेकंड है अल्प विराम। मतलब अल्प विराम होता है कि एक छोटा कोमा लगाया जाता है और एक बिंदु लगाई जाती है। इस तरह से देखिए सेकंड में दिख रहा है कि अल्प विराम, कोई उपवाक्य के उपरांत वाक्य के बीच में जब रुकना पड़ता है तब यह चिन्ह लगाया जाता है। खाऊं भी क्या, खा नहीं सकता, सो भी क्या, लेट नहीं सकता। मतलब ये कि कोई भी वाक्य हो, उन दोनों के बीच में जो रुका जाता है, उन वाक्यों के बीच में जो रुका जाता है उसे अल्प विराम कहते हैं। जैसे यहाँ जो हमें ये दिए गए हैं, खाओ भी क्या, खा नहीं सकता, सो भी क्या, लेट नहीं सकता, तो इन दोनों के बीच में जो ये अल्प विराम लगाए हुए हैं वो इस तरह से लगाए जाते हैं। अर्ध विराम मतलब कोमा, इंग्लिश में हम उसे कोमा कहते हैं। थर्ड है, एक ही प्रकार के कई शब्दों वाक्यों के बीच में रुकने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने बाजे से कलम, दवा, सब्जी और राम ने बाज़ार से कलम, दवा, सब्जी और फल खरीदे। मतलब जब हम एक ही वाक्य में बहुत सारी चीज़ों का नाम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं
तो उनके बीच में जो लगाया जाता है उसे कोमा कहते हैं। जैसे हमने दुकान से सेब केला सेब केला संतरा फ्रूट्स के नाम लिए, तो हर के सेब के बाद कोमा लगेगा, अर्धविराम लगेगा, सब्जी के बाद लगेगा, फल के बाद लगेगा, तो उसे अर्धविराम कहते हैं। जैसे देखिए नीचे लिखा है, छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, स्वस्थ हो या कमज़ोर, का सभी को हवा की ज़रूरत है। मतलब जो छोटा हो या बड़ा, बड़ा के बाद कोमा लगेगा, मोटा हो या पतला, पतले के बाद कोमा लगेगा, स्वस्थ हो या कमज़ोर, कमज़ोर के बाद कोमा लगेगा। इसी चीज़ को अर्धविराम कहते हैं। फोर्थ है प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब कोई भी सेंटेंस, कोई भी क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी से, कोई भी प्रश्न पूछते हैं, उसके बाद में उसके लास्ट में जो चिन्ह लगाया जाता है इसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कहा गया, क्या कारण है। मतलब कोई भी हम किसी से कुछ चीज़ पूछते हैं या कोई चीज़ बताते हैं, तो जो प्रश्नवाचक होते हैं वो इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है कि क्वेश्चन के लास्ट में कोई भी बात हो जिसमें हम किसी के बारे में पूछ रहे हो या कोई चीज़ किसी के बारे में बता रहे हो, तो उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह होता है कि पूर्ण विराम लगाने के बाद उसके नीचे पॉइंट्स लगा दिया जाता है। मतलब हर्ष, विषाद, आश्चर्य, घृणा आदि शब्दों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब हमें खुशी होती है या हमें दुख होता है या हमें आश्चर्य होता है, हम चौंक जाते हैं या कुछ भी जो ऐसी चीज़ें होती है उनके लास्ट में जो लगाया जाता है उसे विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। जैसे अरे मतलब कि क्या हो गया, या वाह मतलब खुश है, या हाय कि दुखी है, ओह चौंक गए, तो इन चीज़ों के लास्ट में ये चीज़ लगाई जाती है, चिन्ह लगाया जाता है। 6 है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का मतलब होता है कि दो छोटे छोटे डॉट्स इस तरह से लगाए जाते हैं। जैसे किसी विवरण को समझाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाववाचक संज्ञा, मतलब भाववाचक संज्ञा मिठास, प्यास, प्रशंसा। मतलब जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ तारीफ़ करते हैं, हमें प्यास लगती है, हम किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं, या कुछ मीठे किसी चीज़ की बात में मिठास होती है, या कोई चीज़ से पता चले कि हाँ यहाँ प्यास है किसी चीज़ की, तो उस चीज़ के लास्ट में हमें विवरण का यूज़ किया जाता है। 7 है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह होता है कि दो चीज़ मतलब एक जैसी चीज़ पर उनके बीच में अंतर बताना है, तो उनके बीच में ये संयोजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे दिन और रात, राजा रानी, मगध महिमा। सेकंड है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जब हम किसी बात या उक्ति को जो त्यों ही रखना चाहते हैं तो उन्हें चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो उल्टे कोमे लगाए जाते हैं और दो सीधे, और बीच में कोई हमें वाक्य लिखना होता है, कोई बात कहनी होती है जो कि त्यों ही रखना चाहते हैं, तो उस चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। जैसे उद्धरण चिन्ह अभी हमने पीछे पढ़ा, तो उसका है पहला है जियो और जीने दो। मतलब देखिए इसमें दोनों वो लगे हुए हैं, उद्धरण चिन्ह किधर लगा है, मतलब कि जियो और जीने दो। सेकेंड है राम ने कहा अच्छा अब तुम जाओ। तो कोई भी वाक्य जो हमें किसी को मोटिवेट करने के लिए, किसी चीज़ के किसी को कुछ कहने के लिए किया जाता है, उसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 9 है लाघव चिन्ह। 9 है लाघव चिन्ह। मतलब किसी बात को कहने के बाद जो कोई बात हो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसके बाद इस चीज़ को लगाया जाता है। जैसे पूरे शब्द के छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें पूरा वर्ड लिखना है तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसके बाद इस चिन्ह को लगाया जाता है। जैसे डॉक्टर को खाली डॉ लिख देते हैं और उसके बाद इस चिन्ह को लगा देते हैं, तो इससे पता चलता है कि डॉक्टर लिखा है। पंडित लिखते हैं तो पा लिखने के बाद छोटा सा गोला लगा दिया जाता है, तो इससे पंडित का पता चलता है। ईश्वी लिखते हैं तो ई के बाद डॉट लगा दिया, मतलब ये छोटा गोला लगा दिया जाता है, तो इसमें ईश्वी लिखते हैं, तो ये लाघव चिन्ह होता है। 10 है कोष्टक चिन्ह, यानी ब्रैकेट। किसी बात, शब्द या शब्द का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी बात को
उस शब्द मतलब उसे शब्द के रूप में उसे और अच्छे से समझाने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज सूरदास नहीं आए, तो सूरदास के बारे में ये और लिखा है कि अंधा आदमी, सूरदास जो है वो एक अंधा आदमी है, वो नहीं आए। तो इसी तरह से कि आज सूरदास नहीं आए। तो आज हमने इन चिन्ह के बारे में पढ़ा है कि ये चिन्ह क्या क्या होते हैं, विराम चिन्ह कैसे होते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो ये विराम चिन्ह 10 होते हैं और हमने इस वीडियो में सारे के सारे 10 चिन्हों के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसकी एक्सरसाइज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।